नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में 3 नौजवान झूमते हुए फांसी के तख्त की तरफ बढ़ रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक साथ सरफरोशी की तमन्ना गीत गुनगुना रहे थे। जेल के कर्मचारी हैरान थे, मौत से ठीक पहले कोई इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है। लेकिन उस समय ये नज़ारा आम था। युवाओं में शहादत का ऐसा जुनून भरने के लिए हिम्मत के साथ उन तरानों का भी अहम किरदार था जो स्वाधीनता संग्राम के मंत्र बनकर पूरे देश में गूंजते रहे। और एक दौर ऐसा भी आया जब अंग्रेजों के सामने वंदे मातरम बोलना ही आज़ादी का अलख जगाना माना जाने लगा। देश आज़ाद हुआ, जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। लेकिन 15 अगस्त 2026 से पहले स्वतंत्रता दिवस के किसी भी समारोह में राष्ट्रगीत का गायन नहीं होता था। जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ। लाल किले के प्राचीर से संपूर्ण वंदे मातरम गूंजा। आखिर पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, अब हुआ तो इसका रास्ता कैसे बना, जानने के लिए देखिए आज की हमारी टेली सीरीज वंदे मातरम बैलेड्स ऑफ ब्रेवरी, जिसका पहला अध्याय है तराने हिंद, एंथम फॉर ऑल। पंद्रह अगस्त 2026 लाल किला, नई दिल्ली है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय वॉलंटियर्स के बीच में, एनसीसी कैडेट्स के बीच में पहुंच चुके हैं और हाथ मिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष होने के शुभ और पावन अवसर पर V-17 हेलीकॉप्टर। लेकिन इस बार का रंग थोड़ा अलग था, कुछ खास था। आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस जलसे में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गीत गाया गया। गीत के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने एक कानून में खास बदलाव करके इसकी जमीन तैयार की थी और पहली बार लाल किले से वंदे मातरम का गायन हुआ। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। हर घर तिरंगा है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा 1950 में ही मिल गया था। लेकिन जो गीत आजादी की लड़ाई में सैनिकों की ताकत थी, उसे आज पहली बार आजादी के समारोह में ऐसा सम्मान हासिल हुआ। प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्या हो गया। आखिर ऐसा कौन सा बदलाव हुआ जिसकी वजह से स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को पूरे सम्मान के साथ गाया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है 55 साल पुराने एक कानून में बदलाव। 30 जुलाई 2026 लोकसभा, संसद भवन, नई दिल्ली।
सदन में हंगामा चरम पर था। पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस छिड़ी थी। मसला राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 के विधेयक का था, जिसके तहत राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के बराबर का कानूनी दर्जा दिया जाना था। वंदे मातरम का विरोध किसी ने भी नहीं किया। बस सारी लड़ाई सम्मान नहीं करने के एवज में दंडात्मक कार्रवाई को लेकर थी। Today, very dangerous day for the parliament and the country. Why I am moving this amendment? Let me know. Madam, how can I? No. See, madam, I have carefully, please, sir, hello. Sir, I have carefully gone through the reasons and objects of the bill. It is nothing but a joke, fraud and foul play. यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजगीत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधेयक पारित हो गया। यह विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। एक दिन पहले 29 जुलाई को राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हंगामे के बीच विधेयक पारित कर दिया गया था। 11 अगस्त को राष्ट्रपति ने सहमति दी। फिर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 पूरे देश में लागू हो गया। राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के बराबर का कानूनी दर्जा मिल गया। हालांकि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने दोनों गीतों को बराबरी का दर्जा दिया था, लेकिन इसमें राष्ट्रीय गीत के सम्मान के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। 1971 में बने कानून ने भी केवल राष्ट्रगान को ही कानूनी सुरक्षा दी थी। अब राष्ट्रीय गीत भी इसी दायरे में आ चुका है। अहम बात यह है कि अब वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाते हैं, जबकि पहले केवल 2 छंद गाए जाते थे। ऐसा क्यों किया जाता था, ये कहानी आजादी से पहले की है। 27 दिसंबर 1905 कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी। गंगा के तट पर कांग्रेस की सभा शुरू हो चुकी थी, लेकिन माहौल तल्ख था। ब्रिटिश सरकार के बंग भंग फैसले से पूरा देश तप रहा था। वंदे मातरम गीत आंदोलनकारियों का हथियार बन चुका था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अब हर राष्ट्रीय अवसर पर यह गीत गाया जाएगा। उस समय इस गीत के सभी 6 छंद गाए जाते थे, लेकिन मुस्लिम लीग को यह फैसला पसंद नहीं आया। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद लीग ने इस पर आधिकारिक आपत्ति भी जताई, क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी वहां सरकारी सम्मेलन की शुरुआत वंदे मातरम के संपूर्ण गायन से होती थी। वंदे मातरम के पहले 2 छंद में मातृभूमि की वंदना है, संस्कृति, एकता और संप्रभुता की बात की गई, लेकिन मुस्लिम को आपत्ति इसके बाद के पदों को लेकर थी, जिसमें देवी देवताओं के साथ कई धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल था। मुस्लिम के मुताबिक ये पंक्तियां इस्लाम के एकेश्वरवाद के मुताबिक नहीं है। साल दर साल विरोध बढ़ता गया। कांग्रेस में भी इस मुद्दे पर मतभेद थे। फिर इस विवाद पर फैसले का दिन आया। 26 अक्टूबर 1937 कांग्रेस कार्य समिति बैठक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब बैठक शुरू हुई तो सबसे बड़ा मुद्दा वंदे मातरम पर मुस्लिम लीग का विरोध था। पंडित नेहरू से कोई रास्ता निकालने की उम्मीद थी। अधिवेशन से कुछ दिन पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर से बात करके नेहरू समाधान निकाल चुके थे। अब ऐलान करना बाकी था। पहले जवाहरलाल नेहरू ने यह साफ कर दिया कि विरोध के बावजूद वंदे मातरम पूरी तरह खारिज नहीं होगा। फिर फैसला हुआ कि पहले 2 छंद पर किसी को आपत्ति नहीं है, तो वंदे मातरम के नाम पर अब इसके पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। इसी रास्ते पर चलते हुए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भी केवल पहले 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था।
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, लेकिन इस गीत के लिखने के पीछे की कहानी बहुत खास है। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक अंग्रेज अधिकारी की बदतमीजी पूरी ब्रिटिश सरकार को इतनी महंगी पड़ेगी। 1905 के बाद देश में वंदे मातरम को लेकर अंग्रेजों में इतना खौफ फैल गया कि इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन वंदे मातरम के अल्फाज अपना काम कर चुके थे। इस गीत के दम पर देशभक्ति के जज्बे की ऐसी लहर उठी कि ब्रिटिश सत्ता का जहाज हिंदुस्तान में डूब गया। जिस बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखकर अंग्रेजों के शासन को हिला डाला, वो शख्स 32 साल बिना किसी परेशानी के सरकारी नौकरी करता रहा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वंदे मातरम गीत के जन्म और इसके जन्मदाता की एक कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जानने के लिए देखते हैं क्रांति की मशाल, ओड टू अपराइजिंग। पंद्रह दिसंबर 1873, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। शहर के एक मैदान में अंग्रेज सैनिक क्रिकेट खेल रहे थे। साथ में सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल डफिन भी थे। तभी एक पालकी खेल के मैदान के पास से गुजरी। डफिन ने इसे अपना अपमान समझा और पालकी वालों के साथ उसमें सवारों को जमकर फटकार लगाई। उस पालकी में मुर्शिदाबाद के डिप्टी कलेक्टर बैठे थे। कर्नल डफिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस डिप्टी कलेक्टर को यह बात बहुत बुरी लगी। वो डिप्टी कलेक्टर कोई और नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। बंकिम चंद्र पर इस घटना का गहरा असर हुआ। उन्होंने कर्नल डफिन पर केस कर दिया। डफिन ने भरी अदालत में उनसे माफी मांगी, लेकिन बंकिम चंद्र इससे संतुष्ट नहीं हुए। मन में एक आक्रोश था। वो कुछ करना चाहते थे, अंग्रेजों को करारा जवाब देना चाहते थे, लेकिन कैसे, यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर जल्द ही इसका मौका मिल गया। 1874, डिप्टी कलेक्टर ऑफिस, मुर्शिदाबाद। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने दफ्तर में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। हाथ में ब्रिटिश सरकार का एक फरमान था, जिसके मुताबिक अब सरकारी कार्यालयों के समारोहों में ब्रिटिश राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया था। इस फरमान ने बंकिम चंद्र को अंदर तक झकझोर दिया था। उन्होंने सोचा, ब्रिटिश महारानी का गुणगान करने के जवाब में भारतीयों के पास भी एक ऐसा गीत होना चाहिए जिसमें भारत माता की वंदना हो। और यही सोच वंदे मातरम गीत लिखने की वजह बनी। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। 7 नवंबर 1875, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। बंकिम चंद्र की कलम से वंदे मातरम लिखा जा चुका था, लेकिन असल समस्या इसे जनता के बीच ले जाना था, इसे फैलाना था। इसके लिए बंकिम चंद्र ने 1981 में अपनी साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में इसे छापा, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 1882 में बंकिम चंद्र ने सन्यासी विद्रोह पर एक उपन्यास आनंद मठ लिखा। उस कहानी में वंदे मातरम गीत को युद्ध घोष की जगह दी। आनंद मठ नॉवेल लोकप्रिय हुआ और वंदे मातरम गीत लोगों की निगाह में आ गया, लेकिन व्यापक असर अभी बाकी था। जल्द ही वो मौका भी आ गया, जिसके बाद वंदे मातरम का एक एक शब्द भारत वर्ष के कोने कोने तक पहुंच गया। 28 दिसंबर 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, कोलकाता। कांग्रेस पार्टी की इस अधिवेशन में वंदे मातरम का पहली बार सार्वजनिक गायन किया गया, वो भी खुद रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे खुद सुरों से सजाया था और मंच से पूरे जोश के साथ गाया था। इस दिन के बाद यह गीत एक साहित्यिक रचना से आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय पहचान बन गया। धीरे धीरे वंदे मातरम गीत गली गली गूंजने लगा। प्रभात फेरी से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों की बैठक इसके बिना पूरी नहीं होती थी, लेकिन एक घटना ने इस गीत को क्रांति का प्रतीक बना दिया। 16 अक्टूबर 1905, हुगली नदी का तट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नदी किनारे लोगों का हुजूम उमड़ा था। नदी में स्नान करने के बाद सभी एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। फिर सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए जुलूस निकाले गए।
दरअसल अंग्रेज सरकार ने बंग भंग का ऐलान कर दिया था। राष्ट्रीय चेतना को दबाने के लिए धर्म को आधार बनाया गया। तब बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा तक फैले बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर पड़े थे। हाथ में ध्वज और जुबां पर वंदे मातरम। उस वक्त यही 2 बड़े हथियार थे। इसी आंदोलन में मातृभूमि की वंदना करने वाला यह गीत क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र बन गया। ब्रिटिश सरकार में इस गीत को लेकर खौफ का यह आलम था कि 1906 में वंदे मातरम बोलने और गाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। जो भी सड़क पर यह नारा लगाता, पुलिस उसे क्रूरता के साथ लाठियों से पीटती। तब इस प्रतिबंध ने आग में घी का काम किया। इसके बाद केवल वंदे मातरम बोलना ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शब्द बन गया। एक बेहद चौंका देने वाली बात इस गीत के रचनाकार के साथ जुड़ी है। 14 सितंबर 1891, अलीपुर, कोलकाता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आज अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहे थे। लगातार 33 साल तक ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा में काम करने के बाद अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ रहे थे। जिस शख्स ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का वंदे मातरम जैसा मंत्र दिया था, पूरी ब्रिटिश सत्ता चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। बंकिम चंद्र एक समझदार प्रशासक थे। प्रशासनिक सेवा के नियमों के हिसाब से वो अपनी सीमाएं जानते थे। एक एक कदम उन्होंने सोच समझकर उठाए थे। शुरुआत में वंदे मातरम एक साहित्यिक रचना के तौर पर रही। आनंद मठ में अंग्रेजों के बजाय नवाबों के कुशासन और सन्यासी विद्रोह को आधार बनाया। कांग्रेस अधिवेशन में पहला सार्वजनिक गायन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जिसके बाद वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों की जुबां पर चढ़ गया। ऐसे में ब्रिटिश सरकार चाहते हुए भी बंकिम चंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और वंदे मातरम क्रांति की मशाल बनकर पूरे राष्ट्र में आजादी की रोशनी बिखेरता रहा। वंदे मातरम लिखे जाने के करीब 35 साल बाद राष्ट्रगान जन गण मन लिखा गया था। जब ये लिखा गया था तो ये एक कविता थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। लेकिन इस गीत के जन्म के साथ ही बहुत बड़ा विवाद जुड़ गया, जो वक्त के साथ इतना बढ़ता गया कि जन गण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। विवाद के बादल छटे। फिर 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। लेकिन वो विवाद क्या था जिसने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को परेशान कर दिया था? और क्या वंदे मातरम और जन गण मन के बीच राष्ट्रगान घोषित होने के लिए कोई रेस भी लगी थी? ये सब जानने के लिए देखते हैं जन गण मन, डिबेट बिहाइंड डेस्टिनी। 16 सितंबर 1947, संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क। आजाद भारत का पहला प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत कर रहा था। दल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसी शख्सियतें थी और प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई विजय लक्ष्मी पंडित कर रही थी। बतौर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी महासभा में मौजूद थे। महासभा में परंपरा के मुताबिक सभी देशों का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। भारत से भी उसका राष्ट्रगान मांगा गया, लेकिन 1 महीने पहले ही आजाद हुए देश के पास अभी आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। लेकिन उस समय भारतीय दल के पास रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक कविता जन गण मन की एक ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग थी, जिसे कुछ दिन पहले ऑल इंडिया रेडियो पर बजाया गया था। वही रिकॉर्डिंग सौंप दी गई। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा से पूरी दुनिया ने उस धुन को सुना। धुन समाप्त हुई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी ने तारीफ की। खास बात यह थी कि उस समय जन गण मन भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सराहना ने इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिलाने का ठोस आधार रखा। 24 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नई दिल्ली। संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही थी। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान लागू होने वाला था। सभी सदस्य संविधान के पन्नों पर हस्ताक्षर करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन एक फैसला अभी बाकी था। देश का राष्ट्रगान अभी तय नहीं हुआ। वंदे मातरम और जन गण मन को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। फैसला नहीं हो पा रहा। पूरी संविधान सभा इस मुद्दे पर वोटिंग से बच रही थी। संविधान सभा ने अंतिम फैसला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर छोड़ दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद खड़े हुए और अपना ऐतिहासिक बयान पढ़ा। शब्दों और संगीत का वह संयोजन जिसे जन गण मन के रूप में जाना जाता है, भारत का राष्ट्रगान होगा, जिसमें सरकार आवश्यकता अनुसार शब्दों में संशोधन कर सकती है। इस दिन एक और अहम घोषणा होनी बाकी थी। वंदे मातरम के साथ देश की भावना जुड़ी थी। इसकी अनदेखी करना नामुमकिन था, तो राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत का भी ऐलान कर दिया गया। वंदे मातरम गीत, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक और महान भूमिका निभाई है, उसे भी जन गण मन के बराबर का दर्जा दिया जाएगा और ये भारत का राष्ट्रगीत होगा। इस तरह बिना बहस, बिना विवाद, बिना मत विभाजन हिंदुस्तान का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तय कर दिया गया। लेकिन जन गण मन के लिए यह सफर कई पेचीदा गलियों से गुजरा था। पहला संकट उस समय खड़ा हुआ था जब जन गण मन को पहली बार जनता के सामने गाया गया था। 27 दिसंबर 1911, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कांग्रेस के 26वें अधिवेशन का दूसरा दिन था। सभी लोग बहुत खुश थे। ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग फैसला वापस ले लिया था। कांग्रेस नेता भारतीय ब्रिटिश संबंधों में आए इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करना चाहते थे। उसी समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भी भारत आने वाले थे। अधिवेशन के दूसरे दिन यानी 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक गीत गाया, जो पिछली रात ही लिखा गया। इसके बाद दूसरे शख्स ने एक और गीत प्रस्तुत किया था, जो जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गया था। 28 दिसंबर 1911 को अखबार की खबरों ने एक भ्रम पैदा कर दिया। कुछ एंग्लो इंडियन मीडिया ने रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गीत बता दिया। दरअसल कुछ अखबारों ने 27 दिसंबर को कांग्रेस अधिवेशन में पेश किए दोनों गीतों को आपस में जोड़कर खबर बना दी थी, जबकि जन गण मन एक अलग कविता थी। विवाद बढ़ता गया। कांग्रेस के अंदर से भी आवाजें उठी। कुछ लोगों को भारत भाग्य विधाता शब्द पर ऐतराज था। लोगों को लग रहा था ये शब्द ब्रिटिश सम्राट के लिए इस्तेमाल किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर इस पूरे विवाद से बहुत दुखी थे, लेकिन कभी खुलकर नहीं बोले। लेकिन मृत्यु के 2 साल पहले उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी पहली और आखिरी सफाई पेश की थी। 1939, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में अपने एक मित्र पुलिन बिहारी सेन को पत्र लिखा। पत्र में जनगण मन से जुड़े पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बताई और कड़े शब्दों में हर भ्रम को खारिज कर दिया। राजा के एक अधिकारी ने, जो मेरे मित्र भी थे, मुझे सम्राट के स्वागत में एक गीत लिखने का अनुरोध किया था। उस प्रस्ताव ने मेरे मन में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की। मैंने भारत भाग्य विधाता में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा का गान किया है, जो युगों युगों से उतार चढ़ाव भरे रास्तों पर भारत के रथ को सही दिशा दे रहा है, ना कि किसी जॉर्ज पंचम या छठे। वो इतिहास का विधाता कभी कोई ब्रिटिश राजा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे उतार चढ़ाव भरे रास्ते सफर करके आज हमारा राष्ट्रगान पूरे शान के साथ हर समारोह में गाया जाता है।
जब देश में राष्ट्रगान चुनने की चर्चा चल रही थी तो उस समय दौड़ में मोहम्मद इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा गीत भी था। फिर देश का बंटवारा हो गया, इकबाल पाकिस्तान चले गए और उनका लिखा गीत राष्ट्रगान की दौड़ से बाहर हो गया। सरफरोशी की तमन्ना लिखने वाले और इसे मशहूर बनाने वाले 2 बिस्मिल थे, लेकिन देश केवल एक राम प्रसाद बिस्मिल को जानता है। आजादी के तरानों के साथ ऐसी कई कहानियां जुड़ी हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसी सारी कहानियों को हम एक में समेट कर ला रहे इस टेली सीरीज के अगले अध्याय में, सरफरोशी, कोरस अगेंस्ट कोलोनाइजर। 19 दिसंबर 1927, गोरखपुर जेल, उत्तर प्रदेश। 30 साल का एक नौजवान फांसी की तख्त की तरफ बढ़ रहा था। हाथ पीछे बंधे थे, लेकिन चाल से वो कैदी नहीं, एक योद्धा नजर आ रहा था। चेहरे से मौत का खौफ गायब था, होठों पर एक ही तराना था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो शख्स कोई और नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और जो शायरी तराना बनकर जेल में गूंज रही थी वो वही रणघोष था जो उस समय हर क्रांतिकारी की जुबान पर रहता था। निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। 1921, खुदा बख्श लाइब्रेरी, पटना। पटना की इस लाइब्रेरी में सैयद शाह मोहम्मद हसन ने, जो बिस्मिल अजीमाबादी के नाम से मशहूर थे, अपनी कलम से क्रांति की इन पंक्तियों को पन्नों पर आकार दिया था। बिस्मिल अजीमाबादी के उस्ताद ने शायरी में कई सुधार किए। लाल स्याही से सुधरा हुआ वो पन्ना आज भी इस लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा है। ये गजल सबसे पहले 1922 में दिल्ली की सबा उर्दू पत्रिका में छपी थी। यहीं से सरफरोशी की तमन्ना की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। आजादी की लड़ाई में हर किसी ने अपना योगदान दिया था, लेकिन उस समय कुछ नारे और तराने ऐसे थे जिनसे अंग्रेज महात्मा गांधी के सत्याग्रह और भगत सिंह की बंदूक से भी ज्यादा खौफ खाते थे। 16 अगस्त 1904, गवर्नमेंट कॉलेज, अविभाजित भारत का लाहौर। कॉलेज में एक सभा हो रही थी। बड़े पैमाने पर छात्र मौजूद थे। मंच पर एक प्रोफेसर थे, नाम था अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कुछ दिन पहले ही एक छात्र ने उनसे देशभक्ति का गीत लिखने के लिए कहा था। उस दिन मंच से इकबाल ने वो गीत गाए। उन्नीस 1904 में उर्दू पत्रिका में छपने के बाद यह गीत इतना मशहूर हो गया कि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए, झंडा वंदन के लिए यह सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ। महात्मा गांधी को यह इतना प्रिय था कि जेल में धरने के दौरान अक्सर सारे जहां से अच्छा गीत ही गाया जाता था। आजादी की लड़ाई में जब भी इसके स्वर गूंजते, लोग अपने आप ध्वज के नीचे जमा होने लगते। आज भी जब राजपथ पर सेना के बैंड इस धुन को बजाते हैं, लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। लेकिन एक धुन ऐसी थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका बजाया था, वो भी भारत के आजाद होने से पहले। 1943, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे। आजाद हिंद फौज को फिर से खड़ा करने की कवायद में जुटे थे। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत कमजोर होती जा रही थी। नेताजी अपने काम में सफल हुए और फौज फिर से तैयार हो गई। लेकिन एक कमी नेताजी को खटक रही थी। नेताजी को एक कदम ताल धुन चाहिए थी
जो आजाद हिंद फौज के जवानों में एक जोश भरे। फिर एक धुन सामने आई। इस गीत को आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुरी की देखरेख में कई लोगों ने मिलकर तैयार किया था। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की जब पहली परेड निकली तो यही धुन गूंज रही थी और सामने सुभाष चंद्र बोस सलामी ले रहे थे। अंग्रेजों ने इस गीत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों का मानना था कि इस धुन में एक अजीब सा सम्मोहन है, जिसे सुनते ही आम हिंदुस्तानी के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सिपाही भी बगावत पर उतारू हो जाते थे। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम भी लुटाए।